हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन और डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। ये बेसिकली आता है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स के अंदर, अल्कीन्स में प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स के अंदर, सॉरी, अल्केन्स में। बट मैंने इसको दो पार्ट में किया है। एक तो ये हाइड्रोजनेशन और डिकार्बोक्सिलेशन वाला पार्ट, और एक है मेरा अल्काइल हैलाइड, कीटोन्स, डायविनाइल, ट्राइविनाइल, ट्राइविनाइल हैलाइड्स, ये सब का एक अलग वीडियो आएगा। सो लेट्स बिगिन। हाइड्रोजनेशन होता है मेरा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसकी जनरल रिएक्शन हम लिख सकते हैं कि अल्कीन हटके उधर एच एच लग गया और इसमें एनर्जी निकली। एनर्जी क्यों निकली? क्योंकि मेरा अल्केन अल्कीन से ज्यादा स्टेबल होता है। इस एनर्जी को हम कहते हैं हीट ऑफ हेलोजिनेशन। हीट ऑफ हेलोजिनेशन मेरा प्राइमरी फैक्टर ये है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स पे डिपेंड करता है, और अगर मेरा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स सेम है तो ये स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। सपोज ये क्वेश्चन है, हमें कंपैरिजन करने के लिए बोला है, तो हमें पता है कि अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पे हम कंपेयर कर सकते हैं। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा कंपाउंड स्टेबल होगा। तो इसलिए ऐसा एक ऑर्डर आता है। इसमें पाई बॉन्ड ज्यादा है तो ऑफकोर्स यही ज्यादा होगा। अल्फा हाइड्रोजन कितने भी हो, प्राइमरी फैक्टर मेरा पाई बॉन्ड। फिर एक फैक्ट है कि मेरी सिस अल्कीन स्टेबिलिटी है दिया है। हाँ, ये हाइट ऑफ हाइड्रोजनेशन का है। सिस अल्कीन की हीट ज्यादा होती है ट्रांस अल्कीन की, और जो उसकी होती है कार्बोनिल से। मतलब कार्बोनिल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उससे ज्यादा ट्रांस अल्कीन, और उससे ज्यादा, आई मीन कार्बोनिल सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम ट्रांस और उससे कम सिस। ये रीजन दिया है। इतना कुछ काम का नहीं है, बस याद रखना कि, और ये एक्सेप्शनली भी याद रख सकते हो, कार्बोनिल ग्रुप मेरा बहुत स्ट्रांग होता है। तो हाइड्रोजनेशन के हम डिफरेंट मेथड्स पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, जिसमें हम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करते हैं। कैटलिस्ट हो सकता है मेरा निकल, ट्रेनी निकल नाम है, पैलेडियम, प्लेटिनम, और एक ये होता है प्लेटिनम इन प्रेजेंस ऑफ PtO2, इसको हम कहते हैं एडम्स कैटलिस्ट। ये बेसिकली सेम एडिशन होती है, मतलब सेम साइड से एडिशन होता है। सेम एडिशन के ऊपर अगर हम बस रिजल्ट्स पढ़ी, क्योंकि हमने एडिशन रिएक्शन पढ़ी है, तो ये न्यूमोनिक्स है, तो इसमें बस एक याद रख लो। ये सपोज किया तो सिस अल्कीन में अगर एंटी हो रहा है, एंटी एडिशन, तो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। तो CSM होता है वैसे। फिर सिस अल्कीन में अगर सीन एडिशन हो रहा है तो मेसोमर्स बनेंगे, मीसो कंपाउंड बनेंगे। अभी हम याद कर रिकॉल करते हैं एक बार कि मीसो कंपाउंड, रेसिमिक मिक्सचर, एनैंटियोमर, ये सब क्या होते हैं जो हमने आइसोमेरिज्म में पढ़े थे। मीसो कंपाउंड ये होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा कैरल कंपाउंड होते हैं, बट वो इनएक्टिव होता है क्योंकि उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री या पॉइंट ऑफ सिमेट्री आ जाता है। ऐसा मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें इंडिविजुअली कंपाउंड एक्टिव होते हैं, पर उनका नेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट का रोटेशन जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से वो कंपाउंड नेट ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। एनांटियोमर्स ऐसे मिरर इमेजेस होते हैं जो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। और ऐसे कंपाउंड जिनका 100% ट्रांस नहीं या फिर 100% सिस नहीं है, तो उसका कैसे करेंगे? उसका भी रिजल्ट है कि अगर एक ही कायरल कंपाउंड है, उसके अलावा कोई हम्म, हम्म, अगर कोई कायरल सेंटर नहीं है तो फिर मेरा इनैंटियोमर्स बनता है। और एक भी कायरल सेंटर है तो फिर मेरे डायस्टेरियोमर्स बनते हैं। डायस्टेरियोमर्स वो होते हैं जो इनैंटियोमर्स नहीं होते हैं। और इनैंटियोमर्स एक दूसरे पे मिरर इमेज एक दूसरे पे इम्पोज नहीं होते, तो इनके एक दूसरे पे इम्पोज हो सकते हैं। ये मिरर इमेजेस होते हैं। तो ये एक एग्जांपल है। इसमें कोई कायरल कंपाउंड नहीं है, तो इसका मैं अगर हाइड्रोजनेशन करूं तो मेरा इनैंटियोमर्स बनेंगे। और अगर मेरा कायरल कंपाउंड है फिर डायस्टीरियोमर बनेगा।
क्वेश्चन है कि टोटल अल्कीन्स कितने बनेंगे अगर मैं उसका हाइड्रोजनेशन करूँ, हाइड्रोजनेशन करके ये बन रहा है, हाइड्रोजनेशन बन के ये बन रहा है, तो डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, या फिर यहाँ हो सकता है। और अगर यहाँ है तो यहाँ पे सिस और ट्रांस भी हो सकता है, टोटल 5 बनेंगे। 5। फिर हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन पढ़ते हैं। इसमें पहले मेरा अल्कीन बनता है और फिर मेरा अल्केन बनता है। हाइड्रोजनेशन की टेंडेंसी मेरी अल्काइन की ज्यादा होती है, बिकॉज अल्काइन अल्केन, अल्काइन सबसे कम स्टेबल होता है, उससे कम स्टेबल अल्कीन और सबसे स्टेबल अल्केन। कन्वर्जन ऑफ अल्काइंस टू अल्कीन, इसमें एक तो सिस अल्कीन बना सकते हैं, फिर ट्रांस अल्कीन बना सकते हैं। पहले हमें सपोज सिस अल्कीन बनाना है, तो इसमें हम लिंडलार्स कैटलिस्ट यूज करते हैं। इसमें पीडी की प्लेट पे BOSO4 या फिर CaCO3 या फिर BaSO4 की पेस्टिंग कर देते हैं। और हमारे पास कुछ कैटालिटिक पॉइजन्स होते हैं, जैसे क्विनोलिन या फिर सल्फर। ये नहीं है, कहीं तो लिखा है मैंने कि कैटालिटिक पॉइजन है, नेवर माइंड। बट याद रखना कि कैटालिटिक पॉइजन होते हैं। या फिर हम P2 कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं, जिसको हम ब्राउन कैटलिस्ट बोलते हैं, वो होता है Na2B। तो अभी हमने क्या क्या कैटलिस्ट पढ़े, एडम्स कैटलिस्ट पढ़ा, P3 प्रेजेंस ऑफ PTO2, एक पढ़ा लिंडलास कैटलिस्ट जिसमें हम मेटल के ऊपर पेस्टिंग कर देते हैं, और एक हमने पढ़ा ब्राउन कैटलिस्ट जिसको हम कहते हैं P2 कैटलिस्ट भी। और ये होता है मेरा Na2B। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रोसेनमंड रिडक्शन रिएक्शन। इसमें इसमें लिखा होगा मैंने कि, नहीं छोड़ो। इसका अगर लिंडलास कैटलिस्ट के इसमें होता है, तो मेरा डी हेलोजिनेशन होता है। तो हेलोजन हट के हाइड्रोजन लग जाता है, और हाइड्रोजनेशन होगा तो ये डबल बॉन्ड हट के मेरा ये कंपाउंड बन जाएगा, डबल बॉन्ड हट के HH लग जाएगा। फिर अगर हमें कभी ट्रांस एल्कीन में आए तो हम बर्च रिएजेंट यूज करते हैं। बर्च रिएजेंट क्या होता है, मेरा अल्कली मेटल इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड NH3। ये हम S ब्लॉक में पढ़ते हैं इसके बारे में, कि अल्कली मेटल्स NH3 में डीप ब्लू कलर होते हैं बिकॉज ऑफ सॉल्वेटेड या फिर अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। ये पैरामैग्नेटिक और कंडक्टिव सोल्यूशन होता है, तो इसमें मेरा ट्रांस एल्कीन बन जाता है। मैकेनिज्म इतना काम का नहीं है इसका। अगर टर्मिनल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर मुझे ट्रांस एल्कीन बनाते टाइम कभी कभी टर्म एसिडिक हाइड्रोजन रहा, तो NH3 के साथ रिएक्ट करके अ, हाँ एन एसिड बेस रिएक्शन होता है NH3 और इसके बीच में हाइड्रोजन गैस निकलती है। फिर हम बर्च रिडक्शन ऑफ बेंजीन के बारे में बातें करते हैं। ये एज अ फैक्ट रिमेंबर करना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऐसा बनता है, अल्कीन डबल बॉन्ड हटके, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ऐसा बनता है। ठीक है, तो इसको ऐसे इमेज करो कि विद्रॉ कर रहा है तो अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है मतलब सीधा खींच रहा है, सीधा खींच रहा है, तो बॉन्ड सीधा आ गया। ऑफकोर्स ऐसे नहीं होता, बट याद रखने की ट्रिक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में SR ऐसा बनता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में पैरेलल बनता है। फिर हाइड्रोजनेशन यूजिंग अदर मेथड्स हम कैसे कर सकते हैं, एक तो हम साइक्लोहेक्सीन यूज कर सकते हैं। साइक्लोहेक्सीन को अगर हम हीट भी कर दें तो फिर बेंजीन बन जाता है और हाइड्रोजन बाहर आ जाता है। ये ट्रांजिशन स्टेट है, ऐसे होता है ये रिएक्शन की ट्रांजिशन स्टेट। तो अगर मैंने ऐसे किया तो ये ये एक H2 दे सकता है, वो H2 ये लेके अल्केन बना सकता है, और ये बेंजीन बन जाता है। तो ये सिंगल स्टेप होती है। अजाइन रिएक्शन होता है। अजाइन हम ये कंपाउंड को बोलते हैं N डबल बॉन्ड NH2 ट्वाइस को हम कहते हैं, NH ट्वाइस को कहते हैं हम अजाइन।
अजाइन बनता कैसे है, अगर हम हाइड्राजीन लें N2H4 और इसमें हम डाल दें H2O2, तो इसमें से मेरा पानी बाहर आके N2H2 बनता है। पानी बाहर आके N2H2 बनता है। तो ट्रांजिशन स्टेट बनाना तो इजी है अगर हमें रिएक्शन आती है तो। तो अजाइन के साथ रिडक्शन होता कैसे है, अगर मैं अजाइन लूं तो फिर वो N2 गैस बनना चाहता है अजाइन, बिकॉज N2 स्टेबल है। तो फिर N2 बनता है और अल्केन बन जाता है। फिर हम कॉन्जुगेटेड डाइईन पे हाइड्रोजनेशन पढ़ते हैं कि कॉन्जुगेटेड डाइईन पे दो ईन है, तो ये बी एक ईन उड़ के और ये वाला ईन इधर शिफ्ट हो जाता है, ऐसे याद रख सकते हो। कॉन्जुगेटेड डाइईन पे ऐसे होता है। ट्रांजिशन स्टेट बनाना तो इजी ही है। अजाइन के साथ अगर मैं डाइईन का रिडक्शन करूं तो फिर सेंटर में नहीं आता, फिर ऐसे आता है। यहाँ पे N2 उड़ेगी, H2 नहीं उड़ेगी। ठीक है, तो ये याद रखना। ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसे बनती है। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन पे हम आते हैं, हाइड्रोजनेशन उतनी ही थी। पहला तो है सोडा लाइम यूज करके। ये अंदर रिएक्शन है, अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड लूं और उसमें NaOH या CaO, NaOH एंड CaO डालूं, तो मेरा अल्केन प्लस CO2 आता है। तो मैकेनिज्म कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। कि पहले तो एसिड बेस रिएक्शन होके ऐसा एक कंपाउंड बनता है, इसको मैं हीट करूँ तो CO2 बाहर होके R माइनस आ जाता है। अभी R माइनस वापस इसके ऊपर अटैक ना करें, जो हमने ग्रिग्नार्ड में पढ़ा था, इसलिए हम CaO डालते हैं, जो CO2 को रिड्यूस करके CaCO3 बना देता है। फिर R माइनस H2O के साथ रिएक्ट करके RH और NaOH वापस बना देती है। इसमें हमारा कार्बन आयन बन रहा है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन के ऊपर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो ये मैकेनिज्म भी याद रखना और रिजल्ट भी याद रखना। यूजेस तो समझ गए ना, मैंने बता दिए। हीटिंग हम करते ताकि कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूट पाए, क्योंकि कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग होता है। फिर एक दूसरा मेथड है कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें हम सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इसमें फ्री रेडिकल बनता है, तो सब स्टेबिलिटी मेरी डिपेंड करती है फ्री रेडिकल पे। होता कैसे, एनोड पे ये मेरा K प्लस है, Na प्लस हटके एनायन ये रह गया, तो ये एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, और फिर जो फ्री रेडिकल बनता है वो टूट जाता है R डॉट और CO2 में, को CO2 अच्छा लिविंग ग्रुप है और स्टेबल होता है। तो याद रखना है R डॉट फॉर्मेशन होता है, और R डॉट मिलके RR बना देते हैं। तो हाइड्रोजन हमेशा मेरा कैथोड पे ही बनता है, और फिर CO2 मेरा बनता है एनोड पे। पीएच मेरा धीरे धीरे बढ़ते जाता है, बिकॉज NaOH फॉर्मेशन हो रहा है जो बेस होता है अच्छा। ये रिएक्शन के ड्रॉबैक क्या है, एक तो हम RR ही बना सकते हैं अच्छी यील्ड में, मीथेन नहीं बना सकते बिकॉज R और R का बॉन्ड है तो एटलीस्ट दो कार्बन होंगे, और इवन नंबर ऑफ कार्बन हम सिर्फ गुड यील्ड में बना सकते हैं। अगर हमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन बनाना है तो हम दो टाइप के सॉल्ट यूज करते हैं, तो उसमें फ्री रेडिकल मेरा ऐसा और ऐसा कुछ बनेगा, तो उनके ऐसे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। बट यहाँ पे मेरी यील्ड बहुत कम हो जाती है और इनका सेपरेशन करना भी मुश्किल होता है, तो हम ये मेथड यूज नहीं करते। विच कार्बोक्सिलेट सॉल्ट would be used to get H2 गैस at both इलेक्ट्रोड। मेरा R डॉट बनता है एनोड पे, और H2 तो मेरा बन रहा है कैथोड पे, तो R2 बनता है मेरा। तो R2, अगर R इक्वल टू H है तो ये दोनों इस पे H2 आएगा, तो इसलिए हम HCO Na।
कार्बोक्सिलेट सॉल्ट ऑफ सोडियम या पोटेशियम, ऐसे यूज करते हैं। फिर एक ऑब्जर्वेशन तो नहीं बट फैक्ट है, अगर ऐसा कुछ कंपाउंड रहा तो दो रेडिकल कंपाउंड कंबाइन करके अल्कीन बना सकते हैं। बट ऐसा रहा तो ऐसे ट्रिपल बॉन्ड रिंग में नहीं रह सकता, ना ही ऐसा कुछ बन सकता है, या एंटी एरोमेटिक होता है। तो एट द एंड मेरा कुछ ऐसा टाइप का कंपाउंड बनता है अजीब सा। तो ये बैक ऑफ द माइंड याद रखना, कि बीच में साइक्लोहेक्सेन टाइप का कुछ है और उसके साथ तीन साइक्लोहेक्सेन जुड़े हुए हैं। ये तीसरा मेथड है हीटिंग ऑफ बीटा कीटो एसिड्स। इसमें बीटा कीटो एसिड कैसे होता है, ये एसिड है, ये अल्फा पोजीशन है बीटा, और बीटा पोजीशन पे कीटोन लगा है, तो ये बीटा कीटो एसिड्स। क्या जनरल रिएक्शन होता है कि CO2 गैस बाहर आ जाती है, ये CO2 बाहर आके ये H इधर लग जाता है। मैकेनिज्म इतना काम का नहीं है इसका। और इसमें टॉटोमराइजेशन होता है। ये इधर जाके H इधर आ जाए। मैकेनिज्म वैसे इतना टफ तो है नहीं। ऐसा कुछ कंपाउंड है, इसने लोन पेयर इधर दिए, इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचे, फिर कार्बन पॉजिटिव आ गया, कार्बन ने इधर से इलेक्ट्रॉन खींचे, और फिर इसने CO2 बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन खींच के CO2 निकाल दिया बाहर। तो इसमें तुम सीधा सीधा CO2 हटा दो, फिर ऐसा कुछ रह जाएगा कंपाउंड। एट द मेरा CO2 के H बच जाता है। टॉटोमराइजेशन तभी होता है जब स्टेबल कंपाउंड मिल रहा हो, बट जनरली स्टेबल ही मिलता है टॉटोमराइजेशन। कुछ कंपाउंड बीटा कीटो एसिड जैसे बिहेव करते हैं हीटिंग पे। एक तो बीटा पोजीशन पे अल्कीन हो सकता है, या फिर ये ग्रुप हो सकता है। तो इसमें भी ऐसे ही होता है कि ये CO2 निकाल के H इधर लग जाता है, ये CO2 निकल के H इधर लग जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना। ये तीन मेथड हो गए ना हमारे। हाँ। फिर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के हीटिंग पे भी हम बना सकते हैं। ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होते कैसे वो लिखा है, ओम्स गैप से इसको याद करते हैं। ऑक्सैलिक एसिड, मैलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एडिपिक एसिड और पैल्मेटिक एसिड, ये याद रखने होने चाहिए। और ये ऑफकोर्स दो कार्बन, फिर इसमें तीन कार्बन, उसमें चार कार्बन, ऐसे बढ़ता है। ये 1,2, ये है 1,3, 1,4, ऐसे करके रेंज में। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं ब्लांस रूल से। ये कंक्लूजन है और मैकेनिज्म है ना, आगे लिखिए। ऑक्सैलिक एसिड को हीट करने से CO2 H2 दोनों आती है। मेलोनिक को करने से CO2 आती है। सक्सिनिक और ग्लूटानिक को करने से H2 आती है। और एडिपिक और पैल्मेटिक को करने से CO2 और H2 दोनों आती है। तो वापस करें एक बार, तो छोटा नहीं होना चाहिए। ओम्स गैप होता है, इसको किया तो CO2 और H2 दोनों निकला, इसको किया तो CO2 H2, इसको किया तो CO2 H2, इसमें किया तो H2, इसमें किया तो H2, और इसमें किया तो CO2। ये ब्लांस रूल है, इसको याद करना है। और कभी कंफ्यूजन हो रहा हो कि H2 निकलेगा CO2 निकलेगा, जैसे ये क्वेश्चन है कि ऐसा एक कंपाउंड है, अगर मैं इतना देखूं तो ये तो 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, और अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो ये 1,4 है। 1,3 में मेरा निकलता है CO2, और 1,4 में मेरा निकलता है H2। तो हमें कंपटीशन होगा तो हम पहले CO2 बाहर निकालते हैं। ठीक है। CO2 हम बाहर निकालते हैं, मतलब 1,3 से ही रहेगी रिएक्शन। अब मैकेनिज्म देखते हैं इसका, चलो। ऑक्सैलिक एसिड एक इनऑर्गेनिक की रिएक्शन है, तो इसका मैकेनिज्म नहीं होता है, ये बस याद रखनी होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लू फ्लेम से बर्न करती है, ये बस एक फैक्ट है जो याद कर सकते हो अभी। CO आ गया तो मैंने मेंशन कर दिया। हाँ, फिर इतना ही है ना। हाँ।
फिर मेलोनिक एसिड में कैसे होता है? मेलोनिक एसिड मेरा कुछ ऐसा दिखता है। इसमें ऐसे दिखा था, ये ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड है, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, इसने ये इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया। इधर ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया, फिर ये इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया। फिर कार्बन ने बाजू वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिया, और फिर CO2 बन के उड़ने जाता है। तो फिर ये H निकाल के CO2 बन के निकल जाता है। ठीक है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया इसने, इलेक्ट्रॉन कलर में चेंज कर देता हूँ। इसने कार्बोनेट कलर, इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, फिर इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, फिर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम पड़ गए तो इसने इलेक्ट्रॉन लिए। और फिर ये जो CO ग्रुप है, ये CO2 बन के उड़ना चाहता है, तो फिर ये इधर से इलेक्ट्रॉन लेके CO2 बन के उड़ जाता है। सपोज ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि कितने मोल CO2 बनेंगे। यहाँ पे C, यहाँ पे C, यहाँ पे C, ये क्या है मेरा? 1 2 3, 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो सपोज ये COH रह गया, ये CO उड़ना चाहता है, तो ये हमने उड़ा दिया, इधर H लग गया। इसमें भी ये हमने उड़ा दिया, इधर H लग गया, ये हमने उड़ा दिया, इधर H लग गया। ऐसा कुछ बना। तो अभी हमें 3 मोल बन गए। और अब ये क्या है? ये है, यहाँ पे एसिड है, ये अल्फा पोजिशन है, बीटा पोजिशन, तो ये हो गया मेरा बीटा कीटो एसिड। तो बीटा कीटो एसिड में मेरा ये CO2 निकल के इधर एक H लग जाएगा। फिर ये वाला पार्ट भी एक बीटा कीटो एसिड है, तो ये वाला पार्ट निकल के भी इधर H लग जाएगा। और ये कुछ नहीं, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो पहले 3 निकले थे, अब 2 निकले, तो टोटल मेरे 5 मोल्स निकल गए। तो इसलिए इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। फिर हम एच, ये बड़ा पढ़ते हैं कि इसमें अगर मैं वैसा मैकेनिज्म करूँ कि ऑक्सीजन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींचे, फिर कार्बन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचे, फिर इसने खींचा ताकि CO2 बाहर आ पाए। तो ऐसा नहीं होता क्योंकि इसमें मेरी 3 मेंबर्ड अनस्टेबल रिंग बनती है। तो कैसे होता है? इन केस ऑफ 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग, H2O इज लॉस्ट, तो डिहाइड्रेशन होता है। बिकॉज अगर डी कार्बोक्सिलेशन होता तो अनस्टेबल होता, एग्जिस्ट नहीं कर पाता। तो ऐसा अगर मैं इसको हीट करूँ, तो इधर से OH निकला, हम्म, इसको ऐसे समझो कि इसने इस साथ कार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, इधर प्लस इधर माइनस। और फिर ये ऐसा दिखने लगेगा, थोड़ा उसको ध्यान से देखेंगे, तो उसमें से OH OH निकल के एक डबल बॉन्ड वो लग जाएगा। तो ऐसा कुछ बन जाएगा, डिहाइड्रेशन होगा, तो सक्सिनिक एनहाइड्राइड। ये याद रखना कि एनहाइड्राइड बनता है। एनहाइड्राइड बन गया, तो फिर बस H2O ही बाहर है, CO2 नहीं आया। ग्लूटामिक का भी सेम ही मैकेनिज्म होता है। एडिपिक में ऑक्सीजन ने कार्बोनेट बॉन्ड बनाया, पिछले कार्बन से लिए, फिर इसने ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिया, और फिर इसने इसको देके CO2 बन के उड़ गया। तो ऐसा कुछ बना। इसमें भी 2 OH है, तो इसका डी डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो इसमें H2 और CO2 दोनों बन रहा है। तो एक बार वापस डांस रूल हम रिवाइज कर लेते, कहीं जगह बची होगी तो। पहले में बनता है CO2 + H2O ऑक्सैलिक में। फिर मैलोनिक और सक्सीनिक में सिर्फ CO2 बनता है। ग्लूटामिक में, मेलोनिक में सिर्फ CO2 बनता है, राइट? हाँ, मेलोनिक में सिर्फ CO2 बनता है। वापस चलो, ऑक्सैलिक में दोनों बनते हैं, मेलोनिक में सिर्फ CO2 बनता है।
सक्सीनिक और ग्लूटामिक में सिर्फ H2O बनता है, और एडिपिक और पैल्मेटिक में CO2 और H2O दोनों बनता है। सो दैट कंक्लूड्स हमारा, हाँ क्या था, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन और डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो इसमें वो स्टार्टिंग में जो हमने पढ़े थे ट्रांसअल्कीन और सिसअल्कीन का, वो इम्पोर्टेंट है। पर मैं खोल देता हूँ ताकि वापस पे में रह जाए। ये तो इजी है, का डिकार्बोक्सिलेशन वाला। और इसमें ये अजाइम रिडक्शन इम्पोर्टेंट है। फिर वो कॉन्जुगेटेड डाइन इम्पोर्टेंट है। साइक्लोहेक्सेन इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है कैसे बनता है। कहाँ गया बर्च, हाँ एक बर्च रिडक्शन इम्पोर्टेंट है। रोस और रोसेनबॉन्ड्स इम्पोर्टेंट है, और ऊपर वाला तो है ही लिनडार्स कैटलिस्ट वाला। तो हम पहले पढ़ते एडम्स कैटलिस्ट, फिर पढ़ते लिनडार्स कैटलिस्ट, फिर पढ़ते P2 कैटलिस्ट। नेम रिएक्शन में आती है रोसेनबॉन्ड्स रिडक्शन, फिर आता है बर्च रिडक्शन, फिर आता है मेरा अजाइन वाला पार्ट आता है, कॉन्जुगेटेड डाइन वाला पार्ट आता है। फिर लास्ट में मेरा कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस आता है, फिर हीटिंग ऑफ बीटा कीटो एसिड्स, NaOH और CaO से कैसे अल्केन बनाते हैं। फिर और सबसे लास्ट में हम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के हीटिंग के ऊपर डिस्कशन करते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई होप यू एंजॉयड। स्टडी वेल एंड टेक केयर, बाय बाय।